नमस्कार दोस्तों। क्या देश में एक्ट ऑफ फ्रॉड चल रहा है? क्या राहुल गांधी को फंसाते फंसाते खुद भाजपा फंस गई है? और क्या राहुल गांधी ने ऐसा सुर्रा छोड़ा है कि मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों लपेटे में आ गए? क्या सही में नरेंद्र मोदी शेर की तरह दहाड़ते हैं या चीन को देखते ही म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं? सवाल सामने खड़ा है। इस देश के युवाओं को बेरोजगार बनाकर मरने के लिए किसने मजबूर कर दिया है? और क्या नरेंद्र मोदी किसानों से इतना डरते हैं कि उनको देखते ही कांपने लगते हैं? शेर कहां है? जी हां, आज ये सवाल है। सवाल इसलिए राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया कि मोहन भागवत ने किस तरह से भारत का अपमान किया है, भारत के शहीदों का अपमान किया है, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा, आरएसएस इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, देश को की तमाम सारी एजेंसियों पर कब्जा करके देश को बर्बादी में ढकेल रहा है। उससे लड़ना है। राहुल गांधी का इतना ही कहना था कि जेपी नड्डा कूद पड़े, कहने लगे राहुल गांधी तो इंडियन स्टेट पे, भारत पे हमला कर रहे हैं। जब पढ़ाई करी हो तब समझ में आए। कहने को तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तव में जो उन्होंने पढ़ाई की है वो संघी पढ़ाई की है, तो इसलिए इंडियन स्टेट का मतलब नहीं समझ में आता है। तो इसी बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने दे दिया, और उन्होंने जो जवाब दिया ऐसा फंसे कि अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने निकाल के रख दिया कि आपका चाल चरित्र, चेहरा क्या था। देश की आजादी के समय में आप कैसे अंग्रेजों के मुखबिर बने, गुलाम बने खड़े थे, और आपकी विचारधारा, आपके नेता कैसे एक बीमार मानसिकता का शिकार थे। जी हां, और इसको लेकर के कांग्रेस ने पूरे देश भर में कहा। नतीजतन अब हिल गए, भागने लगे। तब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव भाटिया कहता है मोदी जी दहाड़ते हैं शेर की तरह। जब वो ये कहता है तो सुप्रिया सिंह तुरंत सवाल कर देती है, अच्छा शेर की तरह दहाड़ता है तो बता दीजिए कि चीन का नाम ले लें। चीन का नाम आते ही वो म्याऊं म्याऊं क्यों करने लगे? नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें। ना बोले चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। बस यही सारी चीजें रुक जाती हैं। तो ये म्याऊं म्याऊं करने वाले लोग, और म्याऊं म्याऊं करने वाले लोग डरपोक होते हैं। और वो डर का एक बड़ा उदाहरण दिखाता हूं। आपको याद होगा 2022 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी पंजाब में अपनी एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। उन्हें हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन उन्होंने चुन लिया प्रचार के लिए क्योंकि वहां भीड़ नहीं थी। आ गई खबर कि वहां आदमी नहीं आए हैं पंजाब में, तो फिरोजपुर वाले पुल पे पहुंच के और वहीं पे खड़े होकर गाड़ी का काफिला रुकवा दिया और बोले अरे किसान सब मुझे मारना चाहते हैं और न जाने क्या क्या। और फिर वहां से चुपचाप चले आए, गाड़ी में बैठे रहे पूरे टाइम, कहीं निकले नहीं।
हिम्मत नहीं हुई कि निकल के उसी रोड पे ही सुरक्षा में ही टहल लेते। रोड के दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग थे, भाजपा का झंडा लिए हुए उसी रैली के। तो अब आप समझ सकते हैं। बहरहाल किसान वहां से 40 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की हालत यह थी कि उसी में कपकपाते रहे गाड़ी में, और फिर वापस लौट लिए। वापस लौटने के बाद बोले, अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं बच के आ गया हूं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे। बहरहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अब क्या होता है वह जान लीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार जो जांच कमेटी बनाती है, उस कमेटी के जरिए 2 दर्जन किसानों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हत्या के प्रयास का। किसान जब पास भी नहीं आए, कोई ने किसी पर हमला नहीं किया, कहीं कोई घटना नहीं हुई, और 307 के मुल्जिम बना के खड़ा कर दिया। गजब स्थिति है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमला कहां हुआ, कहां पर जान से मारने की धमकी दी गई, कहां क्या हुआ है? तो जब हुआ ही नहीं कातिलाना हमला, तो 307 के एफआईआर कैसे? लेकिन साहब, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार की कृपा है, किसानों पर यह हो जाता है। तो जब यह होता है तो इससे डर दिखता है, और डर दिखता है कि जब पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के पिछले 1 साल से। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, वो पिछले 53 दिनों से मौत से लड़ रहे हैं। भूखे प्यासे जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, लेकिन साहब, ना भगवंत मान आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को चिंता है, न नरेंद्र मोदी को चिंता है। दोनों इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, दोनों कोई नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, यानी कृषि मंत्री को भेजा। शिवराज सिंह चौहान तो राहुल गांधी पे हमला बोलने में ही पूरा टाइम लगा देते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता कि किसानों की बात कर ले। और उधर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के पास टाइम नहीं होता कि किसानों की बात सुन ले, जाके उन्हें सांत्वना दे करके उनका अनशन तोड़वा दे। अब उनके समर्थन में 111 किसान और बैठ गए हैं अनशन पे। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो आगे आने वाली स्थिति में बहुत खतरनाक स्थिति में लेके जाएंगे। इसका संदेश जा रहा है, लेकिन सब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझ में ना आ रहा हो तो लोग जरूर सवाल करेंगे। तो ये सवाल चल रहे हैं, और इन सवाल के बीच कांग्रेस पार्टी घोषणा कर देती है कि हम उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा निकालने जा रहे हैं, और इस किसान यात्रा में पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को अब जगाएंगे, गांव गांव जाके जगाएंगे और बताएंगे कैसे किसानों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, और आपको जो बर्बाद किया गया है क्यों किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, यानी कृषि क्षेत्र ही है जो बचाएगा, और वही क्षेत्र अडानी अंबानी को सौंपने के लिए दूसरे रास्ते, बैकडोर के रास्ते निकाले जा रहे हैं। जी हां, यह हो रहा है। तो जब यह हो रहा हो तो राहुल गांधी निकलते हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की और इंडियन स्टेट की, यानी भारतीय राज व्यवस्था की, जिसको कब्जा कर लिया है आरएसएस बीजेपी ने, उस पर हमला करते हैं और वो सच्चाई सामने ले आते हैं। वो दिल्ली में निकल पड़ते हैं और बताते हैं कि दिल्ली की जो सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो और नरेंद्र मोदी की सरकार वो एक ही है, एक ही तरह से काम करती है। क्योंकि दिल्ली के काफी कुछ विभाग केंद्र सरकार के अंडर में है, और काफी कुछ विभाग जो है राज्य सरकार के अंडर में, यानी केजरीवाल के अंडर में। और इन दोनों में शोषण हुआ है जनता का। किस तरीके से हुआ है राहुल गांधी वह भी दिखा देते हैं। वो एम्स के में चले जाते हैं
और उसके बाहर रोड पर वो उन लोगों से मिलते हैं जो अपने मरीजों को लेकर के आए हुए थे, तीमारदारों से। उनके हालात देखते हैं कि इतनी ठंड में वो किस तरह से पड़े हुए हैं और क्या क्या स्थितियां, उनके साथ चर्चा करते हैं, संदेश देते हैं कि देश में कोई एक नेता है जो आपके पास आता है, आपकी बात सुनता है। इसके पहले वो दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में चले जाते हैं और खोल के रख देते हैं कि कौन सी पेरिस वाली दिल्ली बना दी है। तो ये है अरविंद केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली। इसका भी खुलासा कर देते हैं कि कैसे दिल्ली बदहाल कर दी है। झूठ और झूठ और झूठ पर टिकी है। तो साहब दिल्ली में वो जब यह खुलासा करते हैं, यह भी खुलासा कर देते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक भेदभाव हुआ है, जातिगत भेदभाव हुआ है, हमले हुए हैं, वो सामने आ जाता है। तब अब लोग कहते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी के उतरने से पूरा चुनाव बदल जाता है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई और वो घर गिर गया, खत्म हो गया। हम उसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। 2013-14 में लगातार जो दिल्ली के साथ होना शुरू हुआ, मैं उसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहता हूं। और ये एक्ट ऑफ सिंगल फ्रॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ डबल फ्रॉड था। एक फ्रॉड जो दिल्ली के साथ, दिल्ली के भीतर, दिल्ली की सरकार जो नई बनी उसके द्वारा हुआ, और दूसरा फ्रॉड केंद्र में जो नई सरकार आई 2014 में, उनके हाथों दिल्ली के साथ हुआ। तो यहां यह स्थिति है। उधर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम ने व्यवहार किया है, उसका नतीजा है कि यह देश बेरोजगारी में समा गया है। और न रोजगार दिल्ली में या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है, जो कांग्रेस पार्टी ने भर्ती के अभियान शुरू किए थे, उन्हीं में जो पंजाब में भर्ती हुई हैं वही भर्ती हुई हैं, नहीं तो सब कॉन्ट्रैक्ट वाला काम हो रहा है। और यही काम दिल्ली सरकार ने किया है और यही केंद्र सरकार कर रही है। तो तीनों जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती करते हैं। और जहां कहीं भर्ती करते हैं वहां धांधली करते हैं। मध्य प्रदेश में एक भर्ती निकली, उसमें उन्होंने ऐसी धांधली की कि रिजल्ट तो आया नहीं, उसके पहले ही उन्होंने करके कुछ मंत्रियों, कुछ दूसरे लोगों के परिवार के लोगों को भर्ती कर लिया और रिजल्ट घोषित कर दिया। कहा साहब ये, तो यह तस्वीर है। इस तरह से करते हैं तो उसका नतीजा क्या है? इस देश के 85% युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं। 85%, और उसमें 55% तो ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल ही नहीं रही किसी भी तरह की। वो हर तरह से अयोग्य साबित हो। और इसके बाद में 35% की स्थिति यह है कि उन्होंने अब यह आस ही छोड़ दी है कि उन्हें कोई नौकरी मिलेगी। तो यह हालत है। और उसके बाद में आंकड़े तैयार करने के लिए, झूठ तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? किसी ने कहीं पर 2 दिन काम किया, सब उसको भी रोजगार में जोड़ के खट से डेटा बना लेते हैं। या किसी को बगैर किसी सैलरी के और उसके वो कुछ दिन काम करके अपने आप को ट्रेन कर रहा है, तो उसे भी रोजगार में जोड़ ले रहे हैं। इस तरह के इनके आंकड़े। तब यह स्थिति है, यानी देश को कहां लाके खड़ा किया है। यही वजह है इस देश का युवा 7-7 घंटे रील देखने में लगा रहा है, या महाकुंभ भाग रहा है, या कांवड़ लेके भाग रहा है, या कहीं कुछ और कर रहा है। तो साहब बेरोजगारों की दशा ये हो गई है। और ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां ला करके देश को खड़ा कर दिया है। तो यह जब स्थिति हो तो आप सोचिए, अब इसके बाद में देखने का है कि चीन जिस तरीके से हमारे यहां घुसता आ रहा है, व्यापार पर हमारे यहां कब्जा कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो नरेंद्र मोदी को तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, लाल आंख की बात तो छोड़ दीजिए, जो शेर बनने की बात करते हैं
वो शेर असल में म्याऊं म्याऊं भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब वो कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों से अपनी तुलना करने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम याद दिला देते हैं। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने कहा था कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की। मुझे याद है, मेरे मित्र ही हैं, इत्तेफाक से उस समय मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे श्रीमती इंदिरा गांधी, दिनेश भट्ट। वो बताते हैं कि उन्होंने उन सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया था क्योंकि रिपोर्ट आ गई थी कि खतरा हो सकता है। और जब यह बात इंदिरा जी को पता चली तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे लिए देश बड़ा है, मेरा जीवन बड़ा नहीं है, और इसलिए उन्हें वापस बुलाइए, नहीं तो यह संदेश जाएगा कि हमने एक प्रदेश को, उनके लोगों को अलग कर दिया है अपने से। देश की एकता अखंडता से समझौता नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इंदिरा गांधी ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था और वही हुआ। 2 दिन बाद उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी डरी नहीं, उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। तो यह इस बात का संदेश है कि श्रीमती गांधी इतनी ताकतवर थी। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, वो खुली जीप में निकल जाया करते थे। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, जीप उठाई, वो निकल गए, पहुंच गए दंगाइयों के बीच में, बोले पहले मुझे मार दो, और चौराहे पे खड़े होकर जीप पे चिल्लाने लगे। वो दंगाई खुद हट गए और दंगा बंद हो गया। आप राजीव गांधी को सोच सकते हैं, राजीव गांधी लोगों के बीच में चले जाते थे, घुस जाते थे, उसी का नतीजा था कि उनको आसानी से मार दिया गया। तो जिन्होंने देश के लिए शहादत दी हो, उनके आगे ये करते हैं। तब राहुल गांधी इस देश के युवाओं की आवाज बनते हैं, उनके लिए निकल के आते हैं। राहुल गांधी इस देश के सर्व समाज की आवाज बनते हैं, निकल के आते हैं। परेशानी हो जाती है इन्हें। और यही बात विनेश फोगाट ने, वो विनेश फोगाट जिन्होंने यौन शोषण, महिला पहलवानों के यौन शोषण की लड़ाई जंतर मंतर पे लड़ी थी, बुरे हालात पेश किए थे, उनका जब साथ देने की बारी आई थी तो आम आदमी पार्टी और भाजपा एक हो गए थे। दोनों ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे। तब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया था और वो जीत के आज विधायक हैं। तो वो आती हैं और वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो दोनों वायदे करते हैं वो 100% झूठे करते हैं। आप देख लीजिए, पंजाब में जो वायदा किया था कि 1100 रुपए महिलाओं को देंगे, आज तक नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में ही, अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा था होली दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला आज तक। 500 रुपए का सिलेंडर देने का वायदा किया था, राजस्थान में आज तक नहीं मिला। इसी तरीके से तमाम जगह वायदे किए थे, कोई पूरे नहीं हुए। तो ना आम आदमी पार्टी पूरे करती है, ना वो करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तमाम वायदे किए थे दिल्ली से कि हम आपको इतना अच्छी स्वास्थ्य देंगे। स्वास्थ्य की स्थिति यह है, कोविड में सबने देख लिया कैसे बर्बाद किया, और जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए उनमें भी फ्रॉड हुआ है, और जो वहां ओरिजिनल स्थायी डिस्पेंसरी थी वो बर्बाद हो गई। किसी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, नया कोई अस्पताल बना नहीं है, पुराने जो थे वो सही रेनोवेट नहीं है। और उस दशा को एम्स के बाहर से राहुल गांधी ने दिखा भी दिया। वो पंडित नेहरू ने जो एम्स बनाया था, आज भी वही पूरे देश की लाइफ लाइन है, उसका कोई आज तक जवाब नहीं दे सका है। तो आप इस झूठ को समझ लिया। और शिक्षा मॉडल जो दिखाया था, उस शिक्षा मॉडल में दिल्ली में कोई स्कूल तो बना ही नहीं, और जो स्कूल थे उन्हें इतना बर्बाद किया है, बिल्डिंगों को सजा संवार भले दिया है, लेकिन क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं किया कि शिक्षा का स्तर सुधरे। और इसी का नतीजा है कि दिल्ली के जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि इंडिया में जो रैंकिंग है उसमें दिल्ली टॉप 10 में, न 10वीं में है, न 12वीं में है। यानी इतनी बुरी हालत में है शिक्षा भी। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नहीं कुछ और बना नहीं। तो यह स्थिति, फ्लाईओवर्स वगैरह जो बनाने का क्रम था वो शीला दीक्षित ने बनाए थे, जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वही पूरे अभी नहीं हो पाए।
और मेट्रो शीला दीक्षित दे करके गई थी, वही आगे अभी नहीं पूरी बढ़ पाई है जितना प्रोजेक्ट उन्होंने किया था। तो फिर किया क्या है? दिल्ली में बसें कोई वो कर नहीं पा रहे हैं, दिल्ली के लोग बेहाल है, पानी भरता है लोग मर जाते हैं, और वायदे तमाम करते हैं, सारे वायदे झूठे होते हैं। बता रहे हैं कि दिल्ली को इतना चमकाया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। हर घर जाके पूछो कैसा किसका किसका पानी दिया, घर में किसी को दिया पानी, आज तक कोई पीने वाला कोई पिया है टूटी का पानी? कहाँ का पानी पी रहे हो आप? ये खरीद के हम लोग पानी पी रहे हैं। पानी तो नल में आ रहा है ना। नल में कहाँ आ रहा है? गंदगी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, कोई नहीं पीता है। वो देखो ना जाके, नल में पानी गंदगी आ रहा है। आप केजरीवाल का पिला के देखो, आप केजरीवाल का बोलोगे ये पानी पिए जो आता है टोटी में। हाँ, बोलो उसको पीने के लिए केजरीवाल को। तो कांग्रेस ने जो वायदे किए वो जहां जहां किए वो पूरे किए। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो। और उन्होंने ये उदाहरण दिया कि अब कांग्रेस ने जो वायदे किए वो पूरे करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आ जाती है अपने तमाम वायदे करती, 2500 रुपया देंगे, ये देंगे, तो ये पूछा जाता है भाई जो पहले किए थे उन वादे का बताओ क्या हुआ? आधी दिल्ली आपके पास है, आपने क्या किया? उस दिल्ली में भी आपने पूरे नहीं किए जो आपके अंडर में थी। तो ना आप यानी आम आदमी पार्टी पूरी करती है, न भाजपा पूरी करती है, झूठ बोलने का धंधा है। और जब राहुल गांधी इनकी इस रग को पकड़ लेते हैं, तोड़ते हैं, तो ये सब बिल्लाने लगते हैं, राहुल गांधी को घेरते हैं, लेकिन ये खुद गिर जाते हैं, क्योंकि जनता अब जवाब देती है कि राहुल जी तो हमारे अपने हैं। वो हर एक के पास दर्द जानने पूछने आते रहते हैं, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे फर्नीचर वाले हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कुली हों, चाहे दूसरे और लोग हों। इसलिए राहुल गांधी आज इतने विश्वसनीय हो गए और वो हर मुद्दा उठाते हैं, देश का हो चाहे विदेश का हो। चाइना का भी मुद्दा उन्होंने ने उठाया कि चाइना किस तरह हमारे देश की जमीनों पे कब्जा कर रहा है। कांग्रेस ने ही मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो ये हिंदू हिंदू कहते हैं वहां ये हो रहा है, और हिंदुओं के नाम पे ये शोषण करते हैं और गौ हत्याएं ये करवाते हैं, गौ हत्यारों को संरक्षण ये देते हैं। यह बात खुद शंकराचार्य जी कह देते हैं। इस तरीके से तमाम सारे इनके सच सामने आ जाते हैं। तो राहुल को घेरते घेरते ये खुद घिर गए और राहुल गांधी ने दिल्ली की राजनीति को अब बदल के रख दिया है। आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन कांग्रेस अब मजबूती के साथ खड़ी हो गई है और दोनों को डर लग रहा है, क्योंकि दोनों आरएसएस की पैदाइश, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, यही एक सत्य है। जय